कभी सोचा है कि हफ्ते भर पुराना पिज्जा खा लिया तो क्या अजीब चीजें देखने लग सकती हैं? या ये जो कॉफी पीते हैं हम, हम्म। क्या वो सच में हमें ज्यादा स्मार्ट बनाती है? हाँ, बड़े दिलचस्प सवाल हैं ये। और डॉक्टर सुधींद्र एसजी की एक रिपोर्ट इन्हीं जैसे सवालों से हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, मतलब हम इंसानी व्यवहार को कितना समझते हैं, इस पर सवाल उठता है। अक्सर लगता है ना कि हम तो यूं ही इंट्यूशन से समझ जाते हैं लोगों को। बिल्कुल, अपनी सहज बुद्धि पर बड़ा भरोसा होता है हमें। लेकिन देखिए, डॉक्टर सुधींद्र की रिपोर्ट का एक, आप कह सकती हैं, चौंकाने वाला पहलू यही है कि हमारी ये सहज बुद्धि, हमारा इंट्यूशन अक्सर हमें धोखा दे देता है। हाँ, जैसे वो हाइंडसाइट बायस, मतलब कुछ हो गया फिर लगता है अरे ये तो मुझे पता ही था। एग्जैक्टली। रिपोर्ट में वो अच्युत का उदाहरण है ना, बासी पिज्जा खाकर बीमार पड़ा तो सबने कहा हाँ हाँ पता था, हो नहीं था। और अगर वो ठीक रहता? तो कोई कुछ नहीं कहता, कोई ध्यान भी नहीं देता। और कमाल की बात यह है कि ये बायस हमें अपनी गलतियों से सीखने भी नहीं देता शायद। सही कहा। और रिपोर्ट में सिर्फ यही नहीं, वो अति आत्मविश्वास का भी जिक्र है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। हमें लगता है हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। या फिर वो बेतरतीब चीजों में पैटर्न ढूंढना। जैसे सिक्का उछालो, 4 बार टेल्स आ गया तो लगता है अब पक्का हेड्स आएगा। हाँ, जबकि हर उछाल अपने आप में नया है। तो डॉक्टर सुधींद्रा यही कहते हैं कि सहज ज्ञान शायद ये बताने में ठीक हो कि क्या हुआ, पर यह अंदाजा लगाने में बहुत कच्चा है कि क्या होगा। तो अगर हमारा अपना दिमाग ही हमें यूं उलझा सकता है, तो फिर सच्चाई के पास कैसे पहुंचे? मतलब व्यवहार को समझने का सही तरीका क्या है? यहीं पर मनोवैज्ञानिक शोध और वैज्ञानिक विधि काम आती है। अच्छा? रिपोर्ट इसी बात पर जोर देती है कि ये तरीके जरूरी हैं ताकि हम अपने ही पूर्वाग्रहों का शिकार ना बने। स्पॉइलर, तो पिज्जा से मति भ्रम नहीं होता और कॉफी स्मार्ट नहीं बनाती, रिपोर्ट के हिसाब से। हाँ, फिलहाल तो रिपोर्ट यही कहती है। तो आज हम डॉक्टर सुधींद्र की रिपोर्ट के आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि मनोविज्ञान में कौन कौन सी मुख्य शोध विधियां इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब इस वैज्ञानिक विधि का आधार क्या है? देखिए, सबसे जरूरी चीज है आम सवालों को ऐसे रूप में ढालना जिन्हें मापा जा सके, परखा जा सके। इसे ऑपरेशनलाइजिंग कहते हैं। ऑपरेशनलाइजिंग, ठीक है। फिर एक प्रक्रिया है, सवाल से बनता है सिद्धांत यानी थ्योरी, जो हमारे अवलोकनों को समझाने की कोशिश करती है। ओके। और सिद्धांत से निकलती है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। ये एक ऐसी भविष्यवाणी होती है जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, जांच सकते हैं। और ये जरूरी है कि ये जांच बिल्कुल साफ साफ हो, ताकि कोई और भी उसे दोहरा सकें। बिल्कुल, दोहराव यानी रेप्लिकेशन बहुत जरूरी है। रिपोर्ट साफ कहती है, एक बार कुछ देख लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर अलग अलग लोग अलग अलग हालात में बार बार वही नतीजा पाते हैं, तब जाके उस बात में वजन आता है। समझ गया। तो चलिए अब उन तरीकों पर आते हैं जिनसे ये जांच होती है। रिपोर्ट में केस स्टडीज का जिक्र है, ये क्या होती हैं? केस स्टडी में हम किसी एक व्यक्ति या शायद एक छोटे समूह का बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। अच्छा, एक ही का? हाँ, जैसे रिपोर्ट में वो काल का उदाहरण है, जिसे कॉफी की महक से ही एंग्जाइटी होने लगती थी। ओह, तो इसका फायदा ये है कि ये हमें दिखा सकता है कि क्या क्या संभव है और ये किससे अक्सर याद रह जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक इंसान की कहानी, उस पर कितना भरोसा करें? मतलब क्या इससे हम गलत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते सबके लिए? बिल्कुल, यही यही इसकी सीमा है। इसे दोहराना मुश्किल है और इसके नतीजों को सब पर लागू कर देना, जिसे अति सामान्यीकरण कहते हैं, उसका खतरा रहता है। इसीलिए रिपोर्ट दूसरे तरीकों पर भी जाती है, जैसे प्राकृतिक अवलोकन। अच्छा, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, यानी लोगों को उनके उनके नेचुरल माहौल में देखना, बिना दखल दिए। हाँ, जैसे जंगल में चिंपांजी का व्यवहार देखना, या क्लासरूम में बच्चे कैसे इंटरैक्ट करते हैं। रिपोर्ट में से मजाक में लोगों की जासूसी भी कहा है। हाँ, तो इससे पता चलता है कि लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, ये व्यवहार का अच्छा वर्णन देता है, लेकिन ये समझाने में थोड़ा पीछे रह जाता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। कारण जानने के लिए और तरीके चाहिए। जैसे कि सर्वे या इंटरव्यू, लोगों से सीधे पूछ लेना। रिपोर्ट में एल्फ्रेड किन्से के काम का जिक्र है इस बारे में। हाँ, सर्वे और इंटरव्यू, ये सुनने में आसान लगता है, पर रिपोर्ट बताती है कि इसमें भी पेंच है। अच्छा, जैसे आप सवाल कैसे पूछते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इससे जवाब बदल सकता है। प्रतिबंध पूछेंगे तो शायद अलग जवाब मिले, सीमा पूछेंगे तो अलग। हाँ, ये तो है। और दूसरा बड़ा मुद्दा है सैम्पलिंग बायस, मतलब आप पूछ किससे रहे हैं।
अगर आप हथियार नियंत्रण पर राय जानने के लिए सिर्फ शांतिवादी क्लब के लोगों से पूछेंगे तो नतीजा तो एक तरफा ही आएगा ना। बात तो सही है। इसीलिए रिपोर्ट कहती है कि रैंडम सैंपल जरूरी है, यानी जिस बड़ी आबादी को आप समझना चाहते हैं उसमें से सैंपल ऐसा हो कि हर किसी के चुने जाने का बराबर चांस हो। ये दिलचस्प है। तो ये तरीके केस स्टडी, अवलोकन, सर्वे, ये हमें बताते हैं कि चीजें कैसी हैं या कौन सी चीजें साथ साथ हो रही हैं। हाँ, खासकर सर्वे और अवलोकन से हमें सहर संबंध यानी कोरिलेशन का पता चल सकता है। लेकिन क्या इससे ये पता चलता है कि एक चीज दूसरे की वजह है? जैसे वो रिपोर्ट वाला उदाहरण, बॉब ने फंगस वाला पिज्जा खाया और उसे मति भ्रम हुआ, तो क्या पिज्जा ही कारण था? यही तो मिलियन डॉलर सवाल है मनोविज्ञान में। रिपोर्ट बिल्कुल साफ कहती है, सहसंबंध कारणता नहीं है। कोरिलेशन डज नॉट प्रूव कॉजेशन। ओके। दो चीजों का साथ होना, जैसे बॉब का पिज्जा खाना और मति भ्रम होना, ये नहीं बताता कि पिज्जा ने ही मति भ्रम पैदा किया। तो क्या हो सकता है? हो सकता है बॉब की नींद पूरी न हुई हो सकता है उसे पहले से कोई तनाव हो, कोई तीसरा फैक्टर भी हो सकता है। सहसंबंध हमें सिर्फ इशारे दे सकता है, रिश्तों की संभावना बता सकता है, पर सबूत नहीं देता। ये एक बहुत आम गलती है सोचने में। तो फिर कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट, इसका पक्का पता कैसे लगाया जाए? रिपोर्ट इसके लिए क्या रास्ता सुझाती है? इसके लिए सबसे शक्तिशाली तरीका है प्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। हाँ, रिपोर्ट के अनुसार प्रयोग में शोधकर्ता क्या करते हैं, वो जानबूझकर एक या ज्यादा फैक्टर्स, जिन्हें हम स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उनमें हेरफेर करते हैं, उन्हें बदलते हैं। अच्छा। और फिर देखते हैं कि इस बदलाव का किसी व्यवहार या मानसिक प्रक्रिया पर, जिसे हम आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, क्या असर पड़ता है। और ये सब करते हुए बाकी सभी चीजों को यथासंभव स्थिर कंट्रोल में रखा जाता है। और इसमें तुलना करने के लिए ग्रुप्स भी होते हैं ना? बिल्कुल। कम से कम 2 समूह होते हैं, एक प्रायोगिक समूह जिसके साथ वो बदलाव या ट्रीटमेंट किया जाता है, और एक नियंत्रण समूह जिसके साथ वो नहीं किया जाता, ताकि तुलना हो सके। और ये बहुत जरूरी है कि कौन किस ग्रुप में जाएगा, ये रैंडम तरीके से तय हो। अत्यंत जरूरी। इसे रैंडम असाइनमेंट कहते हैं। रिपोर्ट इस पर बहुत जोर देती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि दोनों ग्रुप्स शुरुआत में लगभग एक जैसे हों, और नतीजों में जो अंतर आए वो हमारे हेरफेर की वजह से ही हो, किसी और छुपे हुए कारण से नहीं। कभी कभी वो प्लेसिबो भी इस्तेमाल होता है, नकली दवा जैसा। हाँ, नियंत्रण समूह को अक्सर प्लेसिबो दिया जाता है। जैसे अगर कैफीन का असर देख रहे हैं तो नियंत्रण समूह को बिना कैफीन की कॉफी दे दी, ताकि सिर्फ कॉफी पीने का एहसास ही असर न डाल दे। और ये डबल ब्लाइंड प्रक्रिया क्या है? डबल ब्लाइंड में न तो प्रयोग में भाग लेने वाले को पता होता है कि वो किस ग्रुप में है, असली दवा या प्लेसिबो, और न ही प्रयोग करने वाले या डेटा इकट्ठा करने वाले शोधकर्ता को पता होता है। अरे वाह! क्यों? ताकि किसी की उम्मीदें या अनजाने पूर्वाग्रह नतीजों पर असर न डाल सके, न पार्टिसिपेंट का न रिसर्चर का। कमाल है। चलिए इसे रिपोर्ट वाले उस बर्नीस और कैफीन के प्रयोग से समझते हैं। वो क्या था? हाँ, वो अच्छा उदाहरण है। सवाल था, क्या कैफीन इंसानों को तेजी से समस्या हल करने में मदद करती है? ठीक है। तो परिकल्पना बनी, जिन वयस्क इंसानों को कैफीन दी जाएगी वे बिना कैफीन वालों की तुलना में एक भूल भुलैया मेज ज्यादा तेजी से पार करेंगे। तो यहाँ कैफीन हुई इंडिपेंडेंट वेरिएबल? बिल्कुल। कैफीन की मात्रा और भूल भुलैया पार करने की गति हुई डिपेंडेंट वेरिएबल। और ग्रुप्स कैसे बने? 3 ग्रुप थे। एक नियंत्रण समूह जिसे डीकैफ कॉफी मिली, एक को कम डोज कैफीन 100 mg और एक को ज्यादा डोज 500 mg, और सबको रैंडमली असाइन किया गया। और हाँ, रिपोर्ट में ये भी था कि प्रतिभागियों की सूचित सहमति जरूरी है, मतलब उन्हें पता हो कि वो किस चीज में हिस्सा ले रहे हैं। जी हाँ, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ये नैतिक जिम्मेदारी है, जैसा इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी सुझाता है। फिर सबकी भूल भलैया पार करने की गति मापी गई। और नतीजा? मान लीजिए अगर ज्यादा कैफीन वाले ग्रुप ने सच में सबसे तेजी से पहेली हल की, तो ये परिकल्पना को सपोर्ट करेगा, लेकिन ये पुष्टि अंदाजे से नहीं बल्कि इस नियंत्रित प्रयोग से हुई। और रिपोर्ट फिर कहती है कि इसे दोहराना भी जरूरी है। हमेशा। एक प्रयोग का नतीजा सिर्फ एक शुरुआत है, दोहराव से ही आत्मविश्वास बढ़ता है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर सुधींद्र एसजी की रिपोर्ट हमें यही समझा रही है कि हमारी सहज बुद्धि, हमारा गट फीलिंग भरोसेमंद गाइड नहीं है हमेशा। बिल्कुल नहीं।
और मनोविज्ञान में जो शोध के तरीके हैं, केस स्टडी, प्राकृतिक अवलोकन, सर्वे और खासकर प्रयोग, ये हमें इंसानी सोच और व्यवहार को ज्यादा वैज्ञानिक और मजबूत आधार पर समझने में मदद करते हैं। और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि सहसंबंध कारण नहीं बताता। कारण प्रभाव को समझने के लिए प्रयोग ही सबसे पुख्ता तरीका है। तो आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल मन में आता है। पूछिए। ये जो आलोचनात्मक सोच है, जो इन शोध विधियों में झलकती है, सहसंबंध को कारण न मानना, सबूत ढूंढना, वैकल्पिक व्याख्याओं पर विचार करना, अगर इसी सोच को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के बारे में अपनी धारणाओं पर लागू करें, तो क्या चुनौती मिलेगी हमें? क्या बदलेगा? बहुत गहरा सवाल है, सोचने लायक। और अगली बार हम डॉक्टर सुधींद्र एस.जी. के एक और दिलचस्प शोध निष्कर्ष पर बात करेंगे। क्या हमारा मन, हमारी चेतना, सब कुछ बस दिमाग में होने वाली केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है? अच्छा, तो बात होगी हमारे रासायनिक मन की। जी हाँ, हमारे केमिकल माइंड पर। मिलते हैं अगली चर्चा में।